सम्मानित मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शिमुल हुसैन है। मेरा घर बंदर नगरी चट्टग्राम में है। मित्रों, मैं अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, मेरी दादी और मेरे 2 छोटे भाई हैं। हम 3 भाई हैं, कोई बहन नहीं। हमारा परिवार पहले चट्टग्राम शहर के पास के एक छोटे से गांव में निम्न वर्ग की स्थिति में रहता था। मैंने सुना है कि मेरे दादा चमड़े के व्यापारी थे। कुर्बानी के ईद के समय वे अलग अलग जगहों से चमड़ा खरीद कर लाते और चट्टग्राम के अत्तर डिपो में बेचते थे। उस समय मेरे पिता भी दादा के साथ उसी व्यवसाय में जुड़े हुए थे। मैंने ये भी सुना है कि मेरे एक चाचा ज्येष्ठ थे जो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन किसी वजह से दादा से उनका झगड़ा हो गया और वे पिताजी की शादी से पहले ही घर छोड़कर चले गए। फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। पिताजी की शादी के 5 महीने बाद मेरे दादा का देहांत हो गया। उसके बाद दादा का व्यापार पिताजी ने संभाल लिया। वे मौसमी तौर पर कसाईयों से चमड़ा खरीद कर लाते और उसी तरह अत्तर डिपो में बेचकर घर का खर्च चलाते। कई साल बाद जब मेरी उम्र 3-4 साल की थी, तब हमें खबर मिली मेरे खोए हुए चाचा की। तब दादी चट्टग्राम शहर जाकर चाचा को ढूंढ निकालती है। पता चलता है कि चाचा वहां एक स्थापित व्यक्ति बन चुके हैं। उनका अपना सैंडल का कारखाना है और पूरे बांग्लादेश में उनके ब्रांड के जूते और सैंडल सप्लाई होते हैं। दादी उन्हें समझाकर परिवार में वापस ले आती है। वे काफी धार्मिक और नेक इंसान थे। नियमित 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन गुस्सा आने पर जल्दी शांत नहीं होते थे। घर आने के बाद दादी ने उनसे कहा, तेरा छोटा भाई शादीशुदा है, उसके घर में 3 बेटे भी हैं, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस पर चाचा ने जवाब दिया, छोटे भाई के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, पिताजी और माँ सबने मिलकर उन पर शादी के लिए दबाव बनाया। बहुत कोशिशों के बाद वे शादी के लिए मान गए, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से योग्य दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो गया। आखिरकार एक जगह एक लड़की मिली जो देखने में बहुत सुंदर और मासूम चेहरे वाली थी। उसे देखते ही चाचा को वो पसंद आ गई और उन्होंने उसे अंगूठी भी पहना दी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़की की पहले एक बार शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है। ये बात परिवार से छिपाई गई थी। ये खबर सुनकर दादी ने साफ कह दिया कि इस लड़की से अब शादी नहीं होगी, क्योंकि ये धोखाधड़ी है। भले ही उसका तलाक हो चुका हो, लेकिन उसके बच्चे की बात परिवार को मंजूर नहीं थी। लेकिन तब चाचा ने कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, क्योंकि मैंने उसे पहली नजर में पसंद किया है, मैंने उसे अंगूठी पहनाई है। वो शादीशुदा रही हो फिर भी मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी वैसे भी कठिनाइयों में गुजरी है। आज अगर मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। दादी ने बहुत समझाया, लेकिन चाचा किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। उनकी मजबूत जिद के आगे आखिरकार सबको मानना पड़ा और तय हुआ कि चाचा की शादी उसी लड़की से कराई जाएगी। आखिरकार परिवार ने आपसी सहमति से तय किया कि उस लड़की की शादी मेरे चचा ज्येष्ठ से कर दी जाएगी। शादी के बाद चचा शुरू में उसे घर नहीं लाए, क्योंकि उसका बच्चा तब भी बहुत छोटा था, शायद उसने दूध भी नहीं छोड़ा था। चचा ने तब पूछा कि उस लड़की के पहले पति का क्या हुआ। लड़की ने बताया कि पहला पति अच्छा इंसान नहीं था, किसी वजह से उनका तलाक हो गया और तलाक के बाद भी उसने अपने बच्चे को नहीं लिया, यहां तक कि दूध पीने वाले बच्चे को भी नहीं। तब चाचा ने कहा, तुम बच्चे को घर लेकर आओ। लेकिन चाची ने कहा, नहीं, ये तो बिल्कुल दूध मुंहा बच्चा है, इस तरह लाओगी तो लोग आप पर भी उंगली उठाएंगे और मुझ पर भी। चाचा ने जवाब दिया कि मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हारा एक बच्चा है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं जो कह रहा हूं वही करो, बच्चे को लेकर आओ। आखिरकार चाचा के कहने पर चाची मान गई और अपने पहले घर की बेटी काशफिया को ले आई। बेटी आने के बाद मेरे माता पिता और परिवार के ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी दादी इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई। दादी को काशफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहती थी, ये मनहूस लड़की है। दादी अक्सर उसे देखते ही बुरा भला कहती, कभी कभी तो मारपीट भी कर देती। तब काशफिया बहुत छोटी थी। चाची बहुत अच्छी इंसान थी, उन्होंने कभी दादी से झगड़ा नहीं किया, नहीं कोई बुरी बात कही।
इस बीच चाचा चट्टग्राम शहर में रहने लगे थे और उन्होंने मेरे पिता को भी चमड़े का कारोबार छोड़कर अपनी फैक्ट्री में बुला लिया। मेरे पिता वहां फैक्ट्री के मैनेजर बन गए। वे मजदूरों से मिलजुल कर पूरी फैक्ट्री अच्छे तरीके से चलाने लगे। इस तरह दिन गुजरते रहे। अचानक एक समय बिना किसी बीमारी के, मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए, शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे चचा को अचानक हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उनके हार्ट अटैक के पीछे ना तो कोई मानसिक दबाव था और न ही कोई शारीरिक बीमारी। वे पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अचानक अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जब हमें खबर मिली तब हम गांव में थे। चचा की मौत की खबर सुनकर चाची काशफिया और हम सब चट्टग्राम शहर पहुंचे। उस समय चचा का शव अस्पताल में था। अस्पताल से लाश वाहक गाड़ी में उनका शव घर लाया गया। सब लोग रो रहे थे। मैं भी बहुत रोया। चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चचा के निधन के बाद हमने उनकी दफन कफन की रस्में पूरी की। फिर मेरे पिता को चचा की फैक्ट्री की मालिकी मिली। पिताजी ने पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ली। चाचा के मरने के 2-3 महीने बाद से ही दादी चाची से रोज झगड़ने लगी। वो कहती थी, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, नहीं तो वो कभी नहीं मरता। दादी की ऐसी बातें सुनकर चाची जवाब देती, देखिए, मौत का कोई समय तय नहीं होता। कौन कब मर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। शायद आपके बेटे की मौत इसी तरह लिखी थी। आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं होता। मेरी दादी तब भी मेरी चाची के साथ बेहद बुरा बर्ताव करती थी। इतना बुरा कि उसे सहना वाकई बहुत मुश्किल था। आखिरकार चाची ने फैसला किया कि चूंकि अब चचा नहीं रहे और दादी लगातार उनका अपमान कर रही हैं, वे अब इस परिवार में नहीं रहेंगी। उन्होंने साफ कह दिया कि वे मायके चली जाएंगी और काशफिया को भी साथ ले जाएंगी। चाची काशफिया को लेकर अपने मायके चली गई। काशफिया के जाने के बाद मेरी माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि माँ काशफिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मेरी तो कोई बहन नहीं थी, इसलिए काशफिया जैसे माँ की जान बन गई थी। काशफिया भी मेरी माँ को अपनी असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए जब काशफिया को ले जाया गया तब माँ पिताजी से रो रो कर बार बार विनती करने लगी, काशफिया को क्यों ले गए, उसे हमारे साथ रहने क्यों नहीं दिया। इसी तरह लगभग 1 महीने बाद चाची और काशफिया को फिर से हमारे घर वापस लाया गया। वे फिर से हमारे साथ रहने लगी। इसके बाद एक दिन चाची ने मेरे अब्बा से कहा, भाईजान, अब तो आपके भाई का इंतकाल हो गया है और मेरा भी अब कोई नहीं बचा। भाई की कोई संतान भी नहीं हुई, बस मेरे पहले घर की बेटी है, उसी के सहारे जी रही हूँ। आप लोग जो जूते की फैक्ट्री चला रहे हैं, उस कारोबार से अगर मुझे कुछ फायदा दे दें तो मैं थोड़ा सुकून से रह पाऊं। ये बात कहकर शायद चाची ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये बात दादी के कानों तक पहुंच गई। दादी वैसे ही हमेशा चाची से नाराज रहती थीं। ये सुनकर तो जैसे आग में घी पड़ गया। वे और ज्यादा गुस्से में आ गईं और चाची के साथ और भी गंदा और अमानवीय व्यवहार करने लगी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी उस समय चाची के प्रति बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। माँ को जब पता चला कि चाची फैक्ट्री में हिस्सेदारी मांग रही हैं, तो माँ और गुस्से में आ गई। उन्होंने सोचा, हिस्सा क्यों मांग रही है। मेरे पिताजी भी चाची को अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर भी इस कठिन हालात में भी काशफिया मेरी माँ को पहले की तरह ही प्यार करती रही और माँ भी काशफिया को अपनी बेटी की तरह संभालती रही। इस स्थिति में चाची ने आखिरकार फैसला किया कि वे इस बार सच में इस परिवार को छोड़कर चली जाएंगी। तब माँ ने साफ कह दिया कि अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन काशफिया को मैं नहीं दूंगी। आपके पति का कारोबार, उनकी संपत्ति, सब कुछ हम काशफिया के नाम कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो चली जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ से जाने के बाद कहीं और जाकर फिर से किसी और से शादी कर लेती हैं, तो काशफिया का कोई हक नहीं रहेगा और आपकी सारी संपत्ति उस नए आदमी के नाम हो जाएगी। माँ ने कहा, आप काशिफिया को हमारे पास छोड़ दें। जब काशिफिया बड़ी हो जाएगी, हम सब कुछ उसके नाम कर देंगे। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। तब चाची रोते हुए कह रही थी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी माँ काशिफिया को देने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि चाची के माता पिता ने भी तब कहा, अगर काशिफिया इस परिवार में रहना चाहती है तो रहने दो, उसे मत ले जाओ, यही अच्छा होगा। वे चाहते थे कि चाची बिना काशिफिया के चली जाए, क्योंकि अगर काशिफिया को साथ ले गई तो शायद उसकी ठीक से शादी नहीं हो पाएगी। हर कोई मेरे चचा जैसा अच्छा इंसान नहीं होता।
अगर काशिफिया को लेकर जाएगी तो कोई शायद चाची से शादी करने के लिए तैयार ना हो। इसलिए चाची के माँ बाप ने उन्हें समझाया, तू अकेली ही चली आ, काशिफिया को ले जाने की जरूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि काशिफिया हमारे घर पर ही रह गई और चाची अकेले खाली हाथ चली गई। बाद में चाची की कहीं और शादी हो गई। शादी के बाद से हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहा, यही रिश्ता खत्म हो गया। काशिफिया तब हमारे साथ ही बड़ी होने लगी। मेरे माँ बाप काशिफिया को इतना प्यार करते थे कि उसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगती। रात को सोने भी जाते तो काशिफिया को बीच में लिटाकर सोते। काशिफिया अगर रोती तो माँ बाप बेचैन हो जाते। इसी तरह माँ बाप के प्यार दुलार में काशिफिया धीरे धीरे बड़ी होती गई। हम तीनों भाई भी काशिफिया से बहुत प्यार करते थे। उसके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था। हम उसे लेकर स्कूल जाते, घूमने जाते। काशिफिया भी देखने में बिल्कुल परी जैसी थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि जिसे भी देखता कहता, ये इंसान नहीं, जिन्न की बच्ची लगती है। कोई उसे चॉकलेट दिलाता, कोई खिलौने। उसके बाल भी लंबे और चमकदार थे। इस तरह धीरे धीरे काशिफिया बड़ी होने लगी। लेकिन जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब बहुत लड़के उसे परेशान करने लगे। रास्ते में खड़े होकर प्यार का इजहार करना, बाइक लेकर पीछा करना, बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गईं। ये सब देखकर एक दिन दादी ने फैसला किया कि काशिफिया को अब स्कूल नहीं भेजा जाएगा। मां ने भी इस बात से सहमति जताई, क्योंकि रोज ऐसी परेशानियों को झेलने से अच्छा था कि उसे घर पर ही रखा जाए। तब से काशिफिया घर में ही रहने लगी। वो मेरी माँ का हर काम में हाथ बटाती। माँ जहां भी जाती काशिफिया भी साथ जाती। दोनों में माँ बेटी जैसा खूबसूरत रिश्ता बन गया। इसी तरह समय आगे बढ़ता गया। मैंने तब एसएससी की परीक्षा दी और अच्छा रिजल्ट किया। फिर मोहल्ले के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय तक हमारा पारिवारिक व्यापार भी बहुत बड़ा हो गया था। हमने गाड़ी खरीदी, हमारी अपनी कार हो गई। जूता कंपनी का व्यापार एक बड़े ब्रांड में बदल गया। आज इस ब्रांड के शोरूम लगभग हर जिले में है। इस तरह मेरे पिताजी एक मशहूर जूता कंपनी के मालिक बन गए। मेरे अब्बा ने सिर्फ सैंडल ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के जूते, बूट और कई और प्रोडक्ट्स का कारोबार शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने गारमेंट्स की भी कई चीजों का बिजनेस शुरू किया। फिर हमने एक कार खरीदी और चट्टग्राम शहर में जमीन लेकर वहां एक घर भी बनाया। कुल मिलाकर हम एक स्थापित परिवार बन गए। वक्त अच्छा चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। थोड़ी बड़ी होते ही उसने घर के सारे काम अकेले संभालने शुरू कर दिए। घर के सभी काम जो भी हों, सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अचानक मुझे काशिफा के लिए एक खास एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी आदतें सब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे ही, कोई भी उसे देखे तो उसे पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। एक शब्द में कहूं तो वो ऐसी थी जिसे देखते ही मन मोह लिया जाए। मैं उसके साथ बहुत मजाक करता, शरारत करता, वो भी मेरे साथ हंसती खेलती। मेरे 2 भाई होने के बावजूद काशिफा उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। हमेशा मेरे साथ ही रहती, मेरे साथ ही शरारत करती, हंसती मुस्कुराती रहती। हमारे बीच बहुत प्यारा रिश्ता बन गया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थी और मैं भी उसे समझता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन मेरे अब्बा अम्मी ने कॉक्स बाजार घूमने का प्लान बनाया। हम अक्सर हर सीजन में जाते थे, लेकिन काशिफा आमतौर पर नहीं जाती थी। इस बार अब्बा ने तय किया कि इस बार उसे भी साथ ले जाएंगे। मेरे दोनों भाई, मैं, काशिफा सब मिलकर कॉक्स बाजार जाने वाले थे। शुरू में दादी जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन अब्बा ने समझाकर उन्हें भी मना लिया। फिर हम सब मिलकर कॉक्स बाजार गए। जब हम काशिफा के साथ समंदर किनारे टहल रहे थे तो सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। कोई भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका सौंदर्य ऐसा ही था। इसी बीच कुछ लड़के जो चट्टग्राम के ही थे, उन्होंने काशिफा को समुद्र में नहाते देखा और जानबूझकर उसे परेशान करने लगे। लहरों के बहाने वो उसके करीब आने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने काशिफा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। ये नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तुरंत उन लड़कों पर टूट पड़ा और मारपीट शुरू कर दी।
मैंने कई को घूंसे मारे, उन्होंने भी पलटकर मारने की कोशिश की। एक बड़ी लड़ाई हो गई। फिर टूरिस्ट पुलिस आ गई और हालात संभाले। लड़ाई के दौरान मेरे चेहरे पर घूंसा पड़ा, मेरी एक दांत टूटकर आधी निकल गई। बाद में पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले गई, मुझे अस्पताल ले जाया गया और दांत का इलाज किया गया। फिर हम होटल लौट आए। होटल लौटकर देखा कि काशिफा मेरी ओर देख रही थी और रो रही। मैंने कहा, क्या हुआ रे, रो क्यों रही है, क्या बात है? मैं तो हमेशा तुझे तू कहकर ही बुलाता था, बता क्यों रो रही है, कोई दिक्कत? काशिफा ने कहा, तुमने उन लड़कों से झगड़ा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें लड़ने को कहा था? मैंने कहा, तू मुझे लड़ने को क्यों कहेगी? वे लड़के आकर तुझ पर गिरते हैं, तुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं क्या ये सह लूं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो बोली, अगर उन्होंने किया भी तो क्या हुआ, इसलिए क्या तुम उन्हें मारने लगोगे? और देखो, मारने के चक्कर में अपना चेहरा क्या बना लिया है, घूसा खाकर तेरी हालत देख। मैंने कहा, जो होना था हो गया, छोड़ दे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मेरे जन्नत को छू लिया, उन्होंने मेरी मस्जिद को छू लिया। काशिफा बोली, जन्नत मस्जिद मतलब? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मतलब ये कि उन्होंने उस इंसान को छू लिया है जो मेरी सांसों की ऑक्सीजन है। काशिफा मेरी तरफ देखती रही और बोली, क्या कहा, फिर से कहो जरा। मैंने कहा, मैंने एक ही बार कह दिया, समझ गई तो ठीक, नहीं समझी तो भी ठीक। वो फिर बोली, सच सच कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुझे छू नहीं सकता। वो बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब सीधा है, मेरे अलावा किसी को तेरे जिस्म को छूने का हक नहीं है। अगर कोई करेगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। वो बोली, तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, मेरा पति मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने कहा, तू तो मेरी है, तुझे मैं छोड़कर और कौन शादी करेगा? तुझे मैं ही शादी करूंगा, और कोई क्यों करेगा? वो हंसते बोली, तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, जरा भी मजाक नहीं कर रहा, मैं तुझे प्यार करता हूं और तुझसे ही शादी करूंगा। तुझे कोई और शादी नहीं करने पाएगा, मैं किसी और से तुझे शादी नहीं करने दूंगा। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, इन सब का मतलब क्या है? मैंने कहा, मतलब मुझे नहीं पता काशिफा, लेकिन इतना जानता हूं कि तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उस दिन हम दोनों में बहुत बातें हुई। ये सब कहने के बाद मैं थोड़ा झेंप गया और कमरे में चला गया। उसके बाद जब भी वो मेरे सामने आती तो बहुत शर्माती थी, मैं भी। खैर, हम 2-3 दिन कॉक्स बाजार में रहे, फिर टूर खत्म करके चट्टग्राम वापस आ गए। वापस आने के बाद मैं हमेशा काशिफा के पीछे ही रहता। बाहर जाता तो उसके लिए फूल, चॉकलेट, अचार, छोटे मोटे गिफ्ट लाता। ऐसा करते करते मेरी अम्मी को कुछ शक होने लगा, क्योंकि पहले कभी मैंने ऐसा नहीं किया था। अम्मी को शक होने लगा, खासकर कॉक्स बाजार की घटना के बाद। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे लिए उनके नजरिए में बदलाव आ गया। कुछ दिन बाद अचानक काशिफा ने मुझसे कहा, शिमुल भाई, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? मैंने कहा, हाँ पूछो। वो बोली, तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्यार मुंह से कहने की चीज नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। वो बोली, तो मैं कैसे समझूं कि तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और प्यार करता हूं इसलिए तेरे लिए सब कुछ करता हूं। वो फिर बोली, तो एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब दोगे? मैंने कहा, हाँ दूंगा। वो बोली, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैंने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं, जिसे प्यार करता हूं उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? वो बोली, तुम जानते हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ भी नहीं रही, पिता तो है ही नहीं, एक ही यतीम लड़की से तुम शादी करोगे? झूठ मूठ की बातें मत करो। मैंने कहा, काशिफा, मैं शिमुल अगर शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, तुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा, ये बात सपने में भी मत सोचना। वो बोली, तुम ये सब भावनाओं में कह रहे हो, हकीकत में इन बातों की कोई कीमत नहीं होगी। मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं, दुनिया उलट जाए तब भी तुझे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। वो बोली, तो फिर साबित करो, आज ही मुझसे शादी करो। मैंने कहा, तू चाहती कि मैं आज ही तुझसे शादी करूं? वो बोली, हाँ, अगर प्यार करते हो तो आज ही शाम के बाद मुझसे शादी करो, मैं अपनी सहेली झिनुक के घर जाऊंगी, वो गवाह रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, मगरिब के बाद। यह सुनकर मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम काजी समेत सब इंतजाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू शादी कर। सारी तैयारी होने के बाद मैं असर की नमाज के बाद काजी साहब के दफ्तर चला गया। काशिफा को खबर दी, उसकी क्लासमेट सवाब, मेरा करीबी दोस्त, उसे झिनुक के साथ लेकर आया।
मगरिब की अजान के बाद काजी साहब के जरिए हमारी शादी हुई। हजरत ने कलमा पढ़वाया। मेरा महर 5 लाख रुपए रखा गया। शादी के बाद काशफिया ने मेरी तरफ देख के कहा, तुमने मुझे शादी कर लिया? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुझसे सच में शादी कर ली है। आज रात हमारी रुखसती भी होगी। घर जाकर अम्मी से कहा, काशफिया आज झिनुक के घर रहेगी, वहां उनकी पार्टी है। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है। असल में उस दिन झिनुक का घर खाली था। उसके माँ बाप कहीं शादी में गए थे। खाली घर में मेरे दोस्त झिनुक मिलकर हमारे लिए सुहागरात का कमरा सजाने लगे। मैंने अम्मी से कहा, मैं आज रात एक दोस्त के घर रुकूंगा, वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर मैं घर से निकल गया। मैं और काशफिया दोनों साथ में झिनुक के घर पहुंचे। वहां हमने रात गुजारने का इंतजाम कर रखा था। झिनुक और उसके दोस्तों ने बहुत खूबसूरती से एक कमरा सजा दिया था। उस रात हमारी शादी की सारी रस्में पूरी हुई। हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। अगली सुबह हम दोनों अपने अपने घर लौट आए। लेकिन मुझे लगा कि झिनुक का मूड थोड़ा खराब है, क्योंकि घर लौटने के बाद उसके बर्ताव में थोड़ा बदलाव दिखा। शायद वो किसी बात को लेकर परेशान थी। इसके बाद मैं घर पर ही रहा। चूंकि मैं काशफिया से प्यार करता था, इसलिए उसका ख्याल रखना, उसकी परवाह करना, कभी उसके पास जाकर बैठना, प्यार की बातें करना, ये सब आम हो गया। वो जो भी साधारण कपड़े पहनती, उनमें भी मुझे बेहद खूबसूरत लगती। छोटी छोटी बातों में भी मुझे वो बहुत प्यारी लगती। मौका मिलते ही मैं उसे प्यार से छूता। ये सब देखकर एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा, शिमुल, काशफिया अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसके साथ हमेशा ऐसे घुल मिलकर रहना या बचकाने अंदाज में पेश आना ठीक नहीं है। मैंने उस समय अम्मी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन एक वक्त काशफी नहाने के लिए बाथरूम गई। मुझे पता था कि घर पर और कोई नहीं है, तो अचानक मैं भी बाथरूम में जाकर उससे बातें करने लगा। तभी अम्मी किसी काम से वहां आ गई। बात समझते ही काशफी थोड़ा असहज हो गई और दरवाजा खोल दिया। अम्मी अंदर आई और हमें साथ देकर थोड़ी हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत काशफी से कहा, तू बाहर निकल, और मुझसे कहा, तू भी निकल शिमोल। अम्मी ने फिर अपना काम खत्म किया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। इसके बाद मैं कुछ देर के लिए बाहर दोस्तों के पास चला गया। शाम को जब घर लौटा तो देखा कि काशफी का मूड बहुत खराब है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। रात के खाने के बाद वो सो गई। ये क्या हो गया? अचानक ऐसा सब क्यों हो गया? कुछ भी समझ नहीं पाया। पूरी रात नींद नहीं आई, दिल बहुत भारी लग रहा था। सोच रहा था काशफी ने ऐसा क्यों किया। सुबह जब उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने पूछा, काशफी क्या हुआ, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? काशफी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, बिल्कुल करता हूं। अगर प्यार नहीं करता तो शादी ही क्यों करता? उसने कहा, तो अगर सच में प्यार करते हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो। मैंने कहा, खा सकता हूं, क्यों नहीं? उसने कहा, तो कसम खाओ, हमारी शादी की बात मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं जान पाएगा, यहां तक कि हमारे घर वाले भी नहीं। मैंने कहा, काशफी अचानक ये सब क्यों कह रही हो, कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस परिवार में रहूं? मैंने कहा, जरूर चाहता हूं, तुम यहीं रहो। उसने कहा, तो शादी की बात किसी को मत बताना, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। मैंने उसके कहने पर उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं उसकी इजाजत के बिना शादी की बात किसी को नहीं बताऊंगा, न घर वालों को, न बाहर किसी को। उसके बाद से मैंने देखा कि अम्मी अब पहले की तरह काशफी से मोहब्बत नहीं कर पा रही हैं। पहले जो अपनापन था, जो उसे सीने से लगा कर रखती थी, वो सब कुछ जैसे बदल गया। अम्मी अब उससे बात नहीं करती, अक्सर उसे नजरअंदाज करती, कुछ पूछो तो गुस्सा हो जाती। मुझे लगा घर के अंदर एक अजीब सा खिंचाव शुरू हो गया है। एक दिन मैंने सीधा अम्मी से पूछा, अम्मी आप काशफी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो इस घर में हमारे अलावा किसी को नहीं जानती। आप, मैं, भाई और अब्बू, यही तो उसकी पूरी दुनिया है। उस समय दादी भी बहुत बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी। अम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या करूं, वो मेरा मसला है। क्या मैं तुझसे पूछकर सब करती हूं? तो बिल्कुल बदतमीज हो गया है। मैंने कहा, अम्मी ये सब आप क्यों कह रही हैं? आप बताइए, काशफी ने ऐसे क्या किया कि आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? उसके बाद हर रोज खाने के वक्त काशफी को तरह तरह के काम करने को कहा जाने लगा। आखिर में हालत ये हो गई कि काशफी घर की एक नौकरानी जैसी बन गई। वो अलग सोती, साथ में खाना नहीं खाती, उसके लिए अलग कपड़े खरीदे जाते, जैसे उसके और परिवार के बाकी लोगों के बीच एक दूरी बना दी गई। मैं देखता था सब उसे अजीब नजर से देखते, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही किसी की नजरों में।
अम्मी का बर्ताव ऐसा था जैसे उसका होना ही उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस हालात में काशफी हर वक्त रोती रहती, कभी छत पर जाकर रोती, कभी कमरे में बैठकर रोती। उसके आंसू देखकर मेरा दिल टूट जाता। एक दिन मैंने कहा, काशफी मैं अब और नहीं सह सकता, मैं हमारी शादी की बात अम्मी को बता दूंगा। काशफी बोली, क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी? मैंने कहा, खाई थी, लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकता। उसने कहा, अगर तुमने मेरी कसम तोड़ी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं हैरान रह गया। बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? काशफी बोली, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं, शादी की बात किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चला तो मैं समाज में मुंह नहीं दिखा पाऊंगे। मैं चुप हो गया। सोचा, अभी कुछ मत कहो, वक्त जाने दो, फिर देखेंगे। इस तरह बहुत दिन निकल गए। फिर एक दिन अचानक घर वालों ने फैसला किया कि काशफी की शादी करवाई जाएगी। अम्मी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने काशफी से कहा, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कसम खिलवाई थी कि तुम्हारी इजाजत के बिना शादी की बात किसी को नहीं बता सकता? मैंने तब काशफी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना तो कम से कम कह ही सकता हूं। काशफी बोली, अगर तुमने किसी के सामने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं हैरान होकर बोला, काशफी ये सब क्यों कह रही हो? तुम्हारी शादी तय हो रही है, मेरा परिवार तुम्हारी शादी फिक्स कर रहा है, तुम तो मेरी बीवी हो, तो क्या मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता? वो बोली, नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, मैं बदनसीब हूं, जन्म से ही मेरी किस्मत खराब है, पूरी जिंदगी तकलीफ में ही कटेगी। मैं नहीं चाहती कि अपनी तकलीफ की जिंदगी में तुम्हें भी खींच लाऊं। वो और बोली, हमारी शादी भी तो अचानक हो गई, क्या इस शादी की कोई अहमियत भी है? ये तो बस एक खेल जैसा, एक शरारत थी, तुम इस शादी को भूल जाओ। मैं बोला, काशफी ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, किसी और से रिश्ता करना मेरे लिए नामुमकिन है, तुम्हारी किसी और से शादी ये मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। वो बोली, जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन परिवार की खातिर हमें बहुत कुछ मानना पड़ता है। मैंने कहा, तो क्या तुम परिवार के लिए अपनी चाहत छोड़ दोगी? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन मैं शिमुल तुम्हें छोड़ नहीं सकता। काशफी बोली, प्लीज ऐसे भावुक होकर कुछ मत कहो, मैं जो कह रही हूं बस वही सुनो, मेरी बात मत टालो, प्लीज, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। वो बहुत दर्द के साथ रो रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे उल्टा समझा रही थी, लेकिन उसकी सारी बातें निराशा से भरी थीं, नेगेटिव, वो मुझे उलझा रही थी। इस हालत में मेरा मन बहुत खराब हो गया। सोच रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है, मैंने क्या गलत किया है? मैंने कई बार कहा, काशफी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसने मुझसे दूरी बनाए रखी। मेरे परिवार से भी कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। अम्मी तो हमेशा से ही उसके खिलाफ थीं। इस तरह वक्त गुजरता रहा और अचानक एक दिन अम्मी ने काशफी की शादी पक्की कर दी। लड़के का नाम था हसन, एक बहुत प्रभावशाली परिवार का लड़का, खूब पैसा दौलत थी, लेकिन वो नशेड़ी था, गांजा पीता था और शरीर से भी बहुत कमजोर, बिल्कुल सुस्त और बेमन का इंसान। काशफी की शादी इस लड़के से तय होने पर मैं बिल्कुल टूट गया। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू, काशफी तो आज हमारी हर चीज से जुड़ी हुई है, बिजनेस, परिवार, सब कुछ उसके अब्बा की वजह से है, और आज आप उसे ऐसे लड़के से शादी करवा रहे हैं। अब्बू तुरंत गुस्से में बोले, काशफी का बाप क्या कर गया? मैंने अपनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है, उसने तो बस एक छोटी सी फैक्ट्री दी थी और मैंने उसी से आज ये जूते की कंपनी बनाई है, तो मुझे क्या समझाने चला है? अब्बू बहुत गुस्से में थे, मैं उन्हें कुछ भी समझा नहीं सका। और दादी, वो तो तब तक गुजर चुकी थी। अब्बू का मूड वैसे ही खराब था, इसलिए कुछ कहने का माहौल ही नहीं था। अम्मी से कुछ कहना तो बिल्कुल बेकार, वो तो काशफी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती। उनका बर्ताव देखकर लगता था जैसे काशफी की बात करना ही उनके लिए किसी बेइज्जती जैसा हो। इस तरह समय चलता रहा और एक समय उन्होंने रिंग सेरेमनी यानी अंगूठी बदलने का फैसला कर लिया। काशफी और उस हसन नाम के लड़के की सगाई हो गई। मैं उस समय बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और खुद को कैसे संभालूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी गहराई में गिर गया हूं। एक दिन अचानक घर पर कोई नहीं था। मैं काशफिया के पैरों को पकड़कर रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाकर कहा, काशफिया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
काशफिया ने शांत स्वर में कहा, जैसे ये सच है कि अगर तुम मुझे नहीं पाओगे तो जी नहीं पाओगे, वैसे ही ये भी सच है कि मैं तुम्हारे परिवार को दुख देकर तुम्हारे साथ घर गृहस्थी नहीं बसा सकती। मैं हैरान होकर बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी शादीशुदा पत्नी हो। वो बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा है ये शादी तो बस एक शरारत थी, ये कोई वैध शादी नहीं है। हमारा समाज इस शादी को कभी नहीं मानेगा, ये कोई शादी ही नहीं है और मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं बोला, काशफी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। वो बोली, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भलाई की कोशिश करो। प्यार का मतलब ही त्याग होता है। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भलाई चाहो, और मेरी भलाई इसी में है कि ये शादी ऐसे ही रहे जिसमें तुम कोई बाधा ना डालो और किसी को मत बताना कि हमारी शादी हुई थी। मैं बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम सच में हसन से शादी करोगी? काशफी ने कहा, हाँ, लेकिन सुनो, जब भी तुम्हें मेरे शरीर की जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, मगर घर गृहस्थी मैं हसन के साथ बसाऊंगी। तुम्हारे साथ घर बसाना मेरी किस्मत में नहीं है। अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो ना तुम बचोगे ना मैं, ये परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं स्तब्ध रह गया और बोला, काशफी इन बातों का कोई मतलब नहीं, प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। वो बोली, मेरे समझने में बहुत देर हो गई है, अब मेरे पास समय कम है। अगर तुम पागलपन करोगे तो सारी उम्र तुम्हें मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा देखो, इसलिए विनती करती हूँ कोई पागलपन मत करना। मैं हसन से शादी करूंगी। मैं बोला, तुम हसन से शादी क्यों करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करो। काशफी ने कहा, नहीं, मैं हमारी शादी को नहीं मानती, मैं और शादी नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, तुम मुझे भूल जाओ। इसके बाद वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी से दूर चली गई। मैं तब बिल्कुल पागल जैसा हो गया था, किसी से कुछ कह नहीं पाता था, कुछ सह नहीं पाता था। मेरे छोटे दोनों भाई काशफिया की शादी को लेकर बहुत खुश थे। पिताजी हमारे घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजा रहे थे, ड्राइवर को बोनस दे रहे थे, चारों तरफ खुशी और उत्सव का माहौल था। लेकिन मेरे सीने के भीतर जैसे रोने का एक समंदर उमड़ रहा था। किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था और भूल भी नहीं पा रहा था। मेरी अपनी पत्नी को वो लोग किसी और से शादी करा रहे थे। मैं रो रहा था, बेकाबू होकर रो रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। माँ मेरी आंखों के आंसू देखकर भी कुछ नहीं कह रही थी। शायद माँ जानती थी कि मुझे काशफिया पसंद है, लेकिन जो सच वो नहीं जानती थी वो ये था, काशफिया मेरी पत्नी थी। मैं काशफिया के सामने जाकर रोता था, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। दिन ऐसे ही बीतते रहे और फिर एक दिन आ गया, काशफिया की शादी का दिन। उस दिन मैं गुस्से में घर छोड़कर चला गया, एक दोस्त के घर ठहर गया। 2 दिन बाद जब वापस आया तो पता चला मेरी काशफिया अब हसन की पत्नी है। घर आकर मैं बहुत रोया। उस समय माँ को सब समझ में आ गया। माँ मुझे समझाने लगी, बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है, ऊपर चढ़ने के लिए नीचे का मोह छोड़ना पड़ता है। मैं माँ के चेहरे की ओर देखते हुए रोने लगा। माँ, संतान के चेहरे को देखकर तो माँ उसकी तकलीफ समझ जाती है, तो फिर माँ ये क्यों नहीं समझ पाती कि काशफी मेरी पत्नी थी? उस समय मैं किसी को कुछ समझा नहीं सका। तब मैं ऑनर्स में पढ़ता था। इंटरमीडिएट खत्म करके ऑनर्स में दाखिला लिया था, लेकिन काशफिया की शादी के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं बुरी तरह नशे में डूब गया। ऐसे नशा करता था कि कमरा नशे की गंध से भर जाता था। 24 घंटे नशे में डूबा रहता था। नशे के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अम्मी, सब लोग मुझे समझा रहे थे, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम नशा करके क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? ऐसा मत करो, सही रास्ते पर चलो। लेकिन उस समय मैं किसी की भी बात नहीं सुनता था। मेरे दिमाग में किसी की बात घुसती ही नहीं थी। मैं पागलों की तरह सड़कों पर घूमता रहता, वियोग के गीत सुनता और नशा करता। सब मुझे समझा रहे थे। दोस्त यार मेरे घर आते और कहते, हर कोई रिश्ता करता है, हर कोई प्यार करता है, किसी को खो देने पर क्या इंसान ऐसा हो जाता है? तुम ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी संभालो। लेकिन मैं सोचता, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मतलब अपनी जिंदगी ऐसे ही नशे में खत्म कर दूंगा। करीब 1 साल ऐसे ही बीत गया। काशफिया के घर में 1 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वो 1 साल मेरे लिए कैसे बीता मैं बयान नहीं कर सकता। नशे की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। बाद में मुझे रिहैब में भर्ती कराया गया। वहां से मैं कुछ हद तक ठीक हुआ। ठीक होने के बाद अब्बू ने मुझे बिजनेस में डाल दिया।
अब्बू के जूतों के कारखाने में मुझे लगा दिया गया। धीरे धीरे मुझे कारोबार सिखाया जाने लगा। मैं कहता मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे ये सब मत करवाओ, जरूरत नहीं है। फिर भी अब्बू मुझे धीरे धीरे समझाते, बिजनेस करो, जिंदगी में अच्छा होने का मौका रहेगा। तब मेरा मन समझने लगा, उसकी तो शादी हो गई है, यानी काशफिया की शादी हो चुकी है, अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि मेरी शादी कर दी जाए। सोचा कि शादी होने से मैं शायद ठीक हो जाऊंगा। अब मैं थोड़ा बहुत कारोबार कर रहा था और आगे जाकर उसमें और ध्यान दूंगा। सब कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। शादी के लिए लड़की कश्मीर से ढूंढी जा रही थी। लोग हमारे घर आते जाते थे। मैं तब भी नशा करता, शराब पीता, पागलपन करता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कुछ नहीं कहती। मैं नशा करके कमरे में पड़ा रहता। सब लोग आकर मुझे समझाते, मेरा सिर सहलाते, मेरे लिए रोते, लेकिन काशफिया के दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं था। वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। वो अपने पति के साथ अपना घर चला रही थी और ठीक ठाक रह रही थी। अल्लाह का शुक्र है, रोते रोते एक दिन परिवार ने पक्का कर लिया कि मेरी शादी कराएंगे। फिर उन्होंने शादी के लिए एक लड़की ढूंढी। नाम था तमीमा, चट्टा गांव की रहने वाली। लड़की देखने सुनने में अच्छी थी, कॉलेज में टीचर थी, उम्र ज्यादा थी, शायद मुझसे बड़ी थी। माँ बाप ने उसे पसंद किया और मेरी शादी उससे कर दी। हालांकि मैं राजी नहीं था, लेकिन परिवार ने जबरदस्ती कराई। शादी के बाद मैं चट्टागांव शहर में रहने लगा। अब्बू मेरे साथ नहीं रहते थे और मैं भी उनके साथ नहीं रहता था। मुझे उनसे बहुत नफरत थी, इसलिए उनसे अलग रहता था। मैं अब्बू के कारखाने में काम नहीं करता था। तमीमा से शादी के बाद मैं अलग फ्लैट में रहने लगा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। मैंने ठान लिया था कि अब्बू की कंपनी में काम नहीं करूंगा। मेरे छोटे दोनों भाई अब्बू की कंपनी संभालते थे। वो माल सप्लाई करते और सारा काम देखते। मैं घर में बैठकर रोता रहता, अपना समय अपने तरीके से गुजारता, किसी से बात नहीं करता। मैं अपनी दुनिया में पूरी तरह अलग थलग था। इसी तरह मेरे दिन और रात कटते रहे। तभी अचानक तामीमा गर्भवती हो गई। वो एक साथ 2 बच्चों की मां बनने वाली थी। उसी समय काशफिया और उसके पति हसन के बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। आखिरकार काशफिया हमारे घर आ गई। मेरी माँ और तामीमा मिलकर उसे हमारे फ्लैट में ले आई। उस समय भी उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन दोनों अलग रह रहे थे। काशफिया को फिर से आंखों के सामने देखकर मेरे पुराने जख्म हरे हो गए, दिल टूट गया। तामीमा के पेट में जुड़वा बच्चे होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत कमजोर हो गई थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। इस मौके पर काशफिया की मौजूदगी ने मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ा दी। मैं फिर से नशे में डूब गया। किसी को इसका एहसास नहीं था, बस काशफिया ने महसूस किया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में बैठा नशा कर रहा था। बारिश का पानी मेरे शरीर पर गिर रहा था। अचानक पीछे से काशफिया आई और बोली, क्या तुम ठीक नहीं हो जाओगे? मैं झुंझलाकर बोला, तू मुझे ठीक करने वाली कौन है? यहां से चली जा। वो बोली, नशा करना छोड़ दोगे? मैं गुस्से में बोला, इतने साल बाद तू ये कहने आई है? जा यहां से। लेकिन काशफिया ने शांत स्वर में कहा, मैं जाने के लिए नहीं आई हूं, तुम्हारा नशा छुड़वा कर ही जाऊंगी। मैंने कहा, काशफिया तुमने हसन से शादी की है, लेकिन तुम तो अब भी मेरी पत्नी हो। वो बोली, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं और हसन की भी पत्नी हूं। मैंने कहा, तुम यहां से चली जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। उस समय मैं नशे में था, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। उसने मेरे नशे का सामान उठा लिया, जिससे मैं बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में मैंने उसे मार दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक हमारे बीच अनचाहा शारीरिक संबंध चलता रहा। तामीमा उस समय गर्भावस्था और इलाज में बहुत व्यस्त थी। मौका मिलते ही मैं काशफिया के साथ ये रिश्ता निभाता रहा। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन मेरे जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी जन्मे। बच्चे होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक पिता के रूप में मैं बहुत खुश था। अंदर ही अंदर एक अलग सुकून महसूस हो रहा था। तब तक काशफिया हमारे घर में रहती थी, लेकिन हमारे परिवार के साथ घुलती मिलती नहीं थी। बच्चे होने के बाद वो बच्चों की देखभाल करती, उन्हें खिलाती पिलाती और हर चीज पर ध्यान देती थी। मेरे दोनों बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह प्यार और संभालती थी।
कुछ समय बाद बच्चों के जन्म के थोड़े दिन बाद ही काशफिया को अचानक तेज उल्टियां होने लगीं और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मेरी पत्नी तामीमा ने मुझसे कहा, काशफिया को डॉक्टर को दिखाओ, हालत बहुत खराब है। मैं मान गया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। उस समय काशफिया करीब 1.5 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और इस दौरान वो हमारे साथ ही थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा वह गर्भवती है। यह सुनकर मैं उसकी ओर देखता ही रह गया। काशफिया ने कहा, कोई बात नहीं, अस्पताल जाके गर्भपात करवा दूंगी। मैंने कहा, मेरे तो पहले से ही एक बेटा और एक बेटी हैं, है ना? वो बोली, हाँ। तब मैंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा, काशफिया, अगर तुम अपने पेट के बच्चे को मारोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जैसे तुमने एक समय कसम खाकर मुझसे दूर हो गई थी। काशफिया बोली, अरे यूसुफ, ये क्या कह रहे हो? मैं बच्चे को नहीं मारूंगी, लेकिन इस बच्चे के पिता का नाम क्या दूं? मैं तो 1.5 साल से हसन से अलग हूं, तो ये कैसे होगा? मैं इस बच्चे की पहचान कैसे दूंगी? मैंने पूछा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये हसन का बच्चा है? और क्या हसन इस बच्चे को मानेगा? मैंने कहा, हसन को बच्चा मानने की जरूरत ही क्यों है? क्या ये बच्चा हसन का है? तब वो बोली, मेरा मतलब है, ये तो तुम्हारा बच्चा है, तुम इसे कैसे मानोगे? क्या ये मुमकिन है? क्या तुम मुझे मानते हो? तुम्हारी तो पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, ये सब कैसे हो सकता है? उसने कहा, तुम जानते हो, अगर तुम्हारी पत्नी को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं बोला, मुझे कौन छोड़कर जाएगा और मेरे साथ कौन रहेगा ये बड़ी बात नहीं है काशफिया, बड़ी बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अपने उस बच्चे को पालूंगा। वो बोली, तुम जानते हो बिना पिता का बच्चा कितना कष्ट पाता है? मैं बिना पिता के पली बड़ी हूं, मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट का बच्चा बिना पिता के इस दुनिया में आए। मैं बोला, ठीक है, तो तुम्हारी बात सुनकर मैं कह रहा हूं, अगर तुम इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाती तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं और अपने नवजात बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने गर्भपात कराया उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनकर वो बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसी सोच है? मैं बोला, जो मैं कह रहा हूं वही कह रहा हूं, अपने फैसले से मैं जरा भी नहीं हटूंगा, ना 1 इंच इधर ना उधर। जो कहा है वही करूंगा, जरूरत पड़ी तो आत्महत्या करूंगा, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तब काशफिया गहरे संकट में पड़ गई। वो अक्सर मेरे घर आकर रोती, समझ नहीं पाती कि क्या करे। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन पेट में बच्चा बड़ा होता जा रहा था। मैं उसे देखता तो वो पेट छुपा लेती, मेरी पत्नी के सामने जाती तो पेट दबा कर रखती, घर में कोई आता तो भी पेट छुपाती रहती। फिर एक दिन अचानक उसने कहा कि वो हसन के घर जाएगी और चली भी गई, लेकिन हसन ने उसे रखने से मना कर दिया और घर से विदा कर दिया। इसके बाद वो फिर हमारे घर आई, यानी मेरे फ्लैट में लौट आई। क्या करे और क्या ना करे ये उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। एक समय काशफिया जबरदस्ती हसन के घर जाकर रहने लगी। मतलब उसने जानबूझकर वहां ठहरने का निश्चय किया ताकि सभी को यह विश्वास दिला सके कि उसके पेट में जो बच्चा है वो हसन का ही है। उस समय उसका पेट साफ नजर आ रहा था, यानी कोई भी देखकर समझ सकता था कि वो गर्भवती है। हसन के घर पहुंचते ही हसन ने सीधे अपने माता पिता से कहा, इसके पेट में बच्चा है और ये बच्चा लेकर आई है। ये सुनकर काशफिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, ये कैसी बातें कर रहे हो? तब हसन ने पूछा, ये पेट का बच्चा किसका है? इसके बाद हसन ने ये बात मेरे माता पिता को भी बता दी कि काशफिया के पेट में बच्चा है और ये कैसे हुआ। तब काशफिया ने मेरे माता पिता से कहा, जब मैं शिमुल भाई के घर रह रही थी तभी ये यानी हसन आया और मैं भी 2-3 बार इसके घर गई। उस समय ये नशे की हालत में था, लेकिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और ये शिमुल भाई के घर भी आया और मेरे साथ संबंध बनाए। जब मेरे माता पिता ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन काशफिया सभी को यह समझाने लगी कि हसन ही बच्चे का पिता है, जबकि हसन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि बच्चा उसका है। तब काशफिया ने तर्क दिया, हसन नशा करता है, नशे की हालत में सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसने संबंध बनाए इसलिए ये उसका बच्चा है। इसके बाद काशफिया हसन के घर से निकलकर फिर मेरे घर आ गई। यहां रहकर भी वो सबको यही बताने लगी कि ये हसन का बच्चा है, जबकि मैं जानता था कि बच्चा किसका है।
मेरे मन में था कि चाहे दुनिया उलट जाए, मैं अपने बच्चे को जन्म दिलवाऊंगा, अपनी पत्नी को अपने पास रखूंगा, जरूरत पड़ी तो तामीम भी रहेगा, काशफिया भी रहेगी। इसी तरह समय बीतता गया, उसका पेट बढ़ता गया, लेकिन वो हसन के पास नहीं गई और बच्चा गिराया भी नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था अगर उसने बच्चा गिराया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसी वजह से वो बहुत परेशानी में पड़ गई थी। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव में वही है। वो ना तो बच्चे को रख पा रही थी, ना ही गिरा पा रही थी, बीच में एक गहरे द्वंद में फंसी हुई थी। तब मैं कहता, सोनार चांद, अब क्या करोगी? तुमने मुझे कसम देकर मुझसे दूर हो गई थी, अब बच्चा कैसे गिराओगी? मैं देखूंगा। इस तरह समय बीतते बीतते एक दिन उसका एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा हुआ, बहुत ही प्यारा, गोल मटोल और सुंदर, बिल्कुल मेरी या उसकी शक्ल से मिलता जुलता, बहुत ही क्यूट बच्चा था। लेकिन बच्चा होने के बाद भी हसन जगह जगह लोगों से कहने लगा कि ये उसका बच्चा नहीं है और उसका यानी हसन का काशफिया के साथ पिछले 1.5 साल से कोई संबंध ही नहीं था। वो कहता फिरा कि ये सब झूठ है और ये बच्चा उसका नहीं है। मैंने सोचा देखते हैं अब क्या होता है। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन शायद हसन ने किसी तरह ये बात मेरी पत्नी के कान तक पहुंचा दी। मतलब हसन को पता था कि काशफिया के साथ मेरा रिश्ता रहा था। ये जानने के बाद काशफिया ने तकनीकी तौर पर यह बात मेरी पत्नी तमीमा के कानों में डाल दी। उसने कहा, चूंकि तुम्हारी पत्नी लंबे समय तक तुम्हारे घर में रही थी और उस दौरान उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो दरअसल तुम्हारे पति का बच्चा है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ये सुनकर मेरी पत्नी तमीमा का दिमाग खराब हो गया। उसने मुझसे पूछा, काशफिया के पेट का जो बच्चा है, जो बेटा हुआ है, उसका बाप कौन है? मैंने कहा, अरे ये कैसी अजीब बात है, बाप तो तुम जानती ही हो, हसन ही है। फिर तमीमा बोली, लेकिन हसन तो कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। क्या तुम्हारा काशफिया के साथ कोई रिश्ता था मुझसे शादी करने से पहले? मैंने कहा, अरे ये तुम नहीं जानती, मेरे माँ बाप ने नहीं बताया। तब तमीमा बोली, देखो सच सच बता दो, अगर सच नहीं बताया तो मैं भी मर जाऊंगी और मेरे जो 2 बच्ची हैं वे भी मर जाएंगे। मेरी पत्नी तमीमा बहुत गुस्सैल है, इतनी कि कभी भी कुछ भी कर बैठ सकती है। मैं डर गया और बोला, अरे पगली, तुम पागल हो गई हो क्या? काशफिया के पेट का बच्चा हसन का ही है। अब ये कहने से क्या होगा? हसन नशे में जो कुछ करता है, उसे खुद याद नहीं रहता। ये बच्चा हसन का ही है। तब उसने कहा, नहीं, ये बच्चा हसन का नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। हसन खुद मुझसे कह गया कि ये तुम्हारा बच्चा है और उसका काशफिया से कोई रिश्ता नहीं था। मैंने कहा, अरे पत्नी, तुम कितनी भूली हो। हसन नशे में क्या बोलता है वो खुद नहीं जानता, नशे में उसका होश ठिकाने नहीं रहता। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर उसने कहा, देखो हसन झूठ नहीं बोल रहा, हसन सच बोल रहा है। ये हसन का बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। उस समय बच्चे की उम्र 7-8 महीने की रही होगी, इससे ज्यादा नहीं। मेरी पत्नी तब भी जोर देकर कह रही थी, ये तुम्हारा बच्चा है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, तुम किसी भी हालत में इसे नकार नहीं पाओगे। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, बच्चा नकार नहीं सकता मतलब? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? वो बोली, हाँ, तुम नकार नहीं पाओगे, ये तुम्हारा बच्चा है और इसका सबूत मेरे पास है। मैंने पूछा, क्या सबूत? तामीमा ने तब कहा, कल मैं सबूत दूंगी, मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, मैं गांव जाऊंगी, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी और डीएनए कराने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चा किसका है। मैं चौंक कर बोला, तुम काशफिया के बच्चे का डीएनए कराओगी? इतना बड़ा हौसला तुम्हारा? उसने जवाब दिया, बिल्कुल, अगर मैच हो गया तो याद रखना मैं भी मर जाऊंगी और अपने दोनों बच्चों को भी मार डालूंगी। मैंने कहा, काशफिया, तामीमा, ये पागलपन का कोई मतलब नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हसन की बात सुनकर तुम पागल हो गई हो, हसन वाकई में बुरा इंसान है। तामीमा गुस्से में बोली, हसन भाई बुरे इंसान नहीं है, बुरा इंसान तुम हो। तुमने मेरे घर में मेरी बीमारी का फायदा उठाकर काशफिया के साथ अवैध संबंध बनाया। तब मेरे मन में जोर से चिल्लाने का मन हुआ, तामीमा, मैं तुझसे शादी करने से पहले काशफिया से शादी की थी, अवैध संबंध मेरा काशफिया के साथ नहीं था। अगर कोई अवैध काम किया है तो वो तेरे साथ किया है। काशफिया की अनुमति थी, काशफिया के ही हिसाब से मैंने तुझे और काशफिया दोनों को धोखा दिया, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं पा रहा था। तामीमा तब भी बार बार कह रही थी, कल हम जाएंगे और मैं बच्चे का डीएनए करवाऊंगी। उस रात जब तामीमा सो गई, मैं चुपके से उठकर मोबाइल हाथ में लिया। गहरी रात में मैंने काशफिया को फोन किया। उसने फोन उठाया तो मैंने कहा, काशफिया,
तुमने तो मुझे कसम खिलाई थी कि तुम्हारी शादी की बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब कल क्या करोगी? काशवे ने पूछा। कल फिर क्या? मैंने कहा कल तामिमा मुझे लेकर तुम्हारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। मैंने पूछा, क्या तुम अपने बच्चे को अस्पताल ले जाकर मेरा साथ डीएनए टेस्ट करवाओगी या नहीं? वो बोली, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर कहती हूं, अब मुझे और अपमान मत करो, मुझे जीने दो। मैंने कहा, नहीं, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इन सब का जिम्मेदार तुम हो। उस दिन तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम दिलाई थी कि मैं शादी की बात किसी को नहीं बताऊंगा। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी माँ को बताते कि मैंने काशफिया से शादी की है तो तुम्हारी माँ हंसते हंसते काशफिया को नई बहू मान लेती, उल्टा मुझे मार डालती और तुम्हें घर से निकाल देती। मैंने खुद को जैसे बचाया वैसे ही तुम्हें भी बचाया, लेकिन उसके बाद तुमने अपने घर में मेरे कमजोरी का जो फायदा उठाया वो सही नहीं था। आखिर में मैं उस बच्चे को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुमने वो भी होने नहीं दिया। आज मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं, किस तरफ जाऊं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता तुम कहां जाओगी, लेकिन कल सुबह खेल मजेदार होगा। मेरी बीवी मुझे लेकर जाएगी, तुम रहोगी, बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा, मेरा भी होगा, और अगर मेरा डीएनए बच्चे से मिल गया तो सब साबित हो जाएगा। तब वो बोली, ये सही नहीं है, तुम अपनी बीवी से मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं करा सकते। मैंने कहा, आज जितना मैं रोया और चिल्लाया हूं उसका जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वरना मुझे सिर पर हाथ रखकर कसम नहीं दिलाती। सुबह उठते ही देखा काशफिया और तमीम दोनों जाग चुके थे। तमीम ने कहा, रेडी हो जाओ, निकलेंगे। मैंने पूछा, कहां जाएंगे? उसने कहा, गांव जाएंगे। गांव जाकर तुम काशफिया के बेटे को गोद में लोगे, फिर बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा। अगर डीएनए तुमसे मैच हो गया तो साबित हो जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा, तो अगर ये मेरे बेटा हुआ तो? उसने कहा, अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो मैं जहर खाऊंगी और जो 2 बच्चे मैंने जन्म दिए हैं उन्हें भी जहर खिला दूंगी। तब मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, फिर वो तैयार हो गई मुझे ले जाने के लिए। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती ले गई। लेकिन घर के आंगन में घुसते ही देखा बहुत चिल्ला पुकार हो रही है। मैंने लोगों से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, सुबह से काशफिया का बच्चा गायब है। मैं हैरान होकर बोला, काशफिया का बच्चा गायब है? तमीमा उस समय मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, ये काम तुमने किया है, तुमने बच्चा चुरा लिया है। मैं हैरान होकर बोला, अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही था, कल रात भी तुम्हारे साथ था, सुबह तुम्हारे साथ ही यहां आया हूं, मैं बच्चा कैसे छुपा सकता हूं? हम दोनों अंदर गए, तब भी बच्चा नहीं मिला। काशिफिया बैठी हुई थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, काशिफिया, बच्चा कहां है? वो कुछ भी नहीं बोली। मैंने फिर कहा, काशिफिया, मेरा बच्चा कहां है? वो अब भी कुछ नहीं बोली, बस नीचे देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने सीने को दबाकर दूध निकाल रही थी, घर में रख रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं उसकी तरफ देखते देखते अपने आंसू रोक नहीं पाया। मुझे यकीन हो गया काशिफिया ने बच्चे को कहीं छुपा रखा है। मैं उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, काशिफिया, बच्चे को कहां छुपाया है? फिर भी वो कुछ नहीं बोली, बस रोती ही रही। सुबह से दोपहर हो गई, चारों तरफ बस लोग बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चा कहां गया यही आवाज गूंज रही थी, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बहुत जगहों पर खोजा गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। करीब दोपहर के बाद असर की अजान हो गई। असर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर वापस आया और फिर से ढूंढने लगा, अरे काशिफिया कहां है? इस बार काशिफिया भी कहीं नहीं मिली। मन के अंदर उस समय एक अजीब सा डर बैठ गया। न जाने कहीं काशफिया ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। काशफिया को ढूंढते ढूंढते हम अपने घर के पास एक बहुत बड़े खाल यानी नहर के किनारे पहुंच गए। वो खाल इतनी बड़ी थी कि एक किनारे से दूसरे किनारे को देखा भी नहीं जा सकता था। मैंने देखा काशफिया खाल के किनारे खड़ी थी, जैसे बिना पलक झपकाए लगातार पानी की तरफ देख रही हो। मैं उसके पास जाकर बोला, काशफिया, तुम यहां क्यों खड़ी हो? तभी वो अचानक चिल्लाते हुए पानी में उतरने लगी। मैंने कहा, पानी में क्यों उतर रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने फिर पूछा, काशबी, मेरा बेटा कहां है? वो रोते रोते बोली, इस तरफ से चलता चलता चला गया। मैंने कहा, इस तरफ से चलता चलता कहां गया? वो फिर बोली, इस तरफ से चलता चलता चला गया।
इतना कहकर वो और भी जोर से रोने लगी। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे पकड़कर घर ले आया। घर के आंगन में वो सिर से पांव तक लोटपोट होते हुए रो रही थी। उसकी इस रोने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। उसके रोने के बीच मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, चलो यहां से। मगरिब से पहले ही मेरी पत्नी जबरदस्ती मुझे लेकर चटगांव शहर चली आई। शहर आने के 2 दिन बाद मेरी मां का फोन आया। मां ने कहा, शिमुल, तेरी पत्नी उस दिन जाते समय हमारा बड़ा बर्तन पटिल ले गई थी। मैंने पूछा, बड़ा पटिल मतलब? मां बोली, मेरा एक बड़ा पटिल था, वो तो मिला ही नहीं। जब मां ने कहा कि बड़ा पटिल नहीं मिला तो मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि उसी दिन शाम को काशफिया खाल के किनारे खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और कह रही थी कि बच्चा खाल के किनारे चला गया। और अब मां कह रही है कि बड़ा पटिल भी गायब है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसी बड़े पटिल में काशफिया ने मेरे बच्चे को रखकर खाल के पानी में बहा दिया हो। ये सुनने के बाद अगले ही दिन मैं खाल के दोनों किनारों पर जाकर लोगों से पूछने लगा कि कहीं कोई बच्चा मिला है या नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक खाल के आसपास जाकर पूछता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे बच्चे का कोई सुराग नहीं दिया। मुझे अपने बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। कुछ महीने गुजरने के बाद धीरे धीरे काशिफिया मानो पागल होने लगी। वो किसी से बात नहीं करती, अजीब हरकतें करती, बिल्कुल पागलपन जैसा व्यवहार करने लगी। कुछ दिन इसी तरह बीतते बीतते काशिफिया सचमुच पागल हो गई। हमने उसे चटगांव के कुंधा इलाके के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां वो करीब 2 साल तक रही, लेकिन 2 साल बाद भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। मैं हर समय काशिफिया की सेवा देखभाल करता, उसके पास ही रहता। मेरी पत्नी तमीमा ये सब देखकर मुझे छोड़कर चली गई। अपने दोनों बच्चों को लेकर वो अलग रहने लगी। अब मैं बहुत ही अकेलेपन और कठिनाई भरी जिंदगी जी रहा हूं। मेरे अब्बा अम्मा भी मुझे पसंद नहीं करते, सब मुझे ताने देते हैं। मैं सोचता हूं आखिर मैंने क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर काशिफिया के लिए इतना समय दिया, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे 2 बच्चे हैं, अब वे काफी बड़े हो गए हैं। मैं अब भी काशिफिया की खबर लेता हूं। पहले से वो थोड़ी बेहतर है। मैं अब काशिफिया के साथ ही रहता हूं। मेरे अब्बा अम्मा अब इस बारे में कुछ नहीं कहते। मैं आपसे काशिफिया के लिए दुआ चाहता हूं। अगर काशिफिया पूरी तरह ठीक हो जाए तो मैं उससे शादी करके बाकी की जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूं। मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पत्नी तमीमा मुझे छोड़कर एक कॉलेज प्रोफेसर से शादी कर चुकी है। अब वो अपने तरीके से खुश है। उसके घर में भी एक बेटा है। वो अच्छी है, खुश है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नए अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।